अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, जिस तरह से हम देखते हैं कि अदालती अहकामात अगर उसको भी देखें तो हुकाम की जानिब से किस तरह से उसको पामाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2024 के रूलिंग की अगर हम बात करें तो जिस तरह से रोक लगाई गई थी और बिलखुसूस बिल्डोज़र कार्रवाइयों पर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अगर खुशी नगर की मदीना मस्जिद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से यूपी सरकार की जानिब से जो क्रैकडाउन जारी था, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है रोक लगाई है और सरजनिश की है और कहा है कि क्यों ना इस पर जो है यानी तौहीन अदालत का के हवाले से यानी कार्रवाई की जाए। इस हवाले से नोटिस जारी की गई है। तो बहरहाल ये एक मामला नहीं है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अदालतों की जानिब से जो बिलखुसूस मुसलमानों के हवाले से जो मामलात हैं उस पर जो कुछ सरजनिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में इंतज़ामिया की जानिब से, सरकार की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो बहुत सारे सवालात खड़े कर रहे हैं। मुल्क की क्या सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। अगरचे पार्लियामेंट के बजट सेशन का पहला मरहला हो गया, अब दूसरे का आगाज़ 10 मार्च से होगा। बहरहाल उसमें किस तरह की बिल्स आएंगी। एक बिल तो वक्फ तरमीमी बिल वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब ज़रूर इस बात से कोई बईद नहीं है, कोई जो है इससे जो है इनकार नहीं है कि वो अब मंजूर कर ली जाएगी। अब फिर यूसीसी का मामला है, तो मुल्क की सूरत हाल के हवाले से इख्तसारन मुख्तसर तौर पर जो है बात करेंगे। उसके बाद हम रुख करेंगे गज़ा का, क्योंकि इज़राइल का दौरा किया है अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। बहुत कुछ नेतन्याहू को जो है छूट देने का ऐलान किया गया है और एंटीसेमिटिज़म के हवाले से इंतबाह दिया गया और गाज़ा से हमास को जो है निकाल बाहर करने, खदेड़ देने की उन्होंने बात की। और फिर साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो मंसूबा है उसको बरमला तौर पर कहा कि उसकी तकमील की जाएगी, फोर्सफुली गाज़ा से लोगों को, फ़लस्तीनियों को हटाया जाएगा। अब वो इज़राइल से सऊदी अरब पहुँचे हैं और इसी दौरान अगर हम देखें तो उधर यूक्रेन के हवाले से भी यानी जंग बंदी के मामलात चल रहे हैं। एक जानिब इज़राइल, जहाँ इज़राइली वफद जो यानी काहिरा पहुँचा है और यहाँ पर दूसरे मरहले के तहत जो जंग बंदी का मामला है उस पर बात को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब ये धमकियाँ और तीसरी जानिब मगरबी किनारा में इज़राइली फोर्सेस के क्रैकडाउन्स और फिर वही जुल्म व सितम के मामलात और तीसरी जानिब लेबनान में फिर एक मरतबा हमला और शदीद नौइयत का हमला, ड्रोन हमला किया गया जिसमें गसाम ब्रिगेड के जो अहदेदार थे वो शहीद हो गए। और इज़राइल का कहना है कि 5 ऐसे मकामात हैं लेबनान में, उससे हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। और गाज़ा के हवाले से भी जो कुछ सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे और यूक्रेन जंग के हवाले से बात करेंगे कि सऊदी अरब में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की बातचीत और मुलाकात के लिए यानी मामलात को जो है देखने के लिए यानी लारोफ जो वज़ीर ख़ारजा हैं रशिया के, वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। क्या कुछ सूरत हाल है आलमी सतह पर। यूरोप को अगर हम देखें यूक्रेन के मामले में वो क्या कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जो सरगर्मियां हैं वो क्या कह रही हैं। जो खबरें आप सुन रहे हैं वो तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन खबरों का पस मंज़र क्या है उसको आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, सबसे पहले देश से आगाज़ करेंगे। देश की यानी कि अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है और अलग अलग रियासतों की हाई कोर्ट्स हैं, इनकी जानिब से अहकामात सादिर होते हैं, अहकामात दिए जाते हैं, लेकिन फिर हम ये देख रहे हैं कि ख़ास पर्टिकुलर यानी वो स्टेट्स जहां बीजेपी रोल करती है वहां पर अदालती अहकामात को भी पसे पुश डाला जा रहा है। अब ये जिस तरह से खुशी नगर की मस्जिद की बात करें, जिस तरह से क्रैकडाउन और इन्हिदामी कार्रवाई हो रही थी, उस पर स्टे लगाया गया, लेकिन ऐसा बार बार अदालत को करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, तरमीमी बिल, चाहे यूसीसी का मामला हो, किस तरह से आप देख रहे हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर हम यानी इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उस पर जाएंगे। जी भाई साहब। देखिए, बात यह है कि एक कानून बनाया जाता है, उसमें ये भी देखा जाता है कि इस कानून में चैलेंज होने की कितनी गुंजाइश है, कितनी नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं और फिर भी कानून बनाए जाते हैं और अमल में लाए जाते हैं। और फिर अदालतें जिस तरह का फैसला देती हैं वो अदालतें
जो है मतलब दिखाई दे रहा है कि क्या फैसला देती है, क्या आ रहे हैं। देखिए, एक एक बात को आप हमें मान लेना चाहिए कि बदले हुए हालात में सब कुछ पहले जैसा हो या होगा, ऐसी उम्मीदें अब बहुत कम है। जी जी। दुनिया का सिनेरियो बदल रहा है। दुनिया में अलग अलग तरह के लोगों को प्लांट किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कौन कहाँ फिट होता है और कौन किस नेचर के साथ फिट होता है, किसको आगे चल के जो है वो जंग का मैदान बनाया जाएगा, किस जगह पर डिस्टर्बेंस पैदा किए जाएंगे और किस जगह को खुशहाल बनाया जाएगा, ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा है। लोग शायद इसको न समझना चाहते हैं, न समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए कि कोई बहुत पॉजिटिव साइन अभी नजदीक हालात में नजर आने वाला है, ऐसा दिखाई नहीं देता। भाई साहब, हमारी तबीयतें तो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, मतलब खबरें हमारे नाजरीन देख रहे हैं और खबरों में जो है सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब उसको रिपीट करना यानी ज़रूरी नहीं है। अब जहाँ तक यानी एक एक ख़बर को अलग-अलग करें, अब जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टे लगाया गया, इससे पहले भी अगर देखें बिल्डोज़र जस्टिस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सरजनिश की थी, फौरी तौर पर यानी कुछ सेकुलर हलकों की जानिब से भी, कुछ हमारे बोर्ड्स की जानिब से भी, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद का बोर्ड हो या फिर मुस्लिम फसला बोर्ड की बात करें, तो फौरी तौर पर उसका जो है खैर मकदम किया जाता है, सताइश की जाती है और एक अपने आप में एक एनर्जेटिक वो अपना जो है गेस्चर जो है उनका सामने आता है। लेकिन ये क्या वाकई वक्तिया मामलात है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसकी बुनियाद अगर हम देखें तो हम उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, यानी वक्तिया ये चीज़ें हो रही हैं लेकिन फिर जो एजेंडा है उसके तहत सारे मामलात उसी तर्ज में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसका क्या हल हो सकता है और इसको वाकई कोई देखना नहीं चाहता। ये क्या होता है जी। ये एक बाकायदा सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है जी। ये आप 4 कदम बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं, 2 कदम आपके पास रह जाता है, फिर अगले 4 कदम आप बढ़ाते हैं, फिर 2 कदम पीछे हटते हैं। तो 2 कदम जो है वो आप जब पीछे हटते हैं या आप खुद को हटाते हैं और ये दिखाया जाता है कि लो हमने यानी सामने वाले ने 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर किया, तो 4 से 2 कदम पीछे हटे तो बाकी के 2 भी हटेंगे, मगर वो अगली बार फिर 4 कदम बढ़ जाते हैं और फिर 2 कदम, और इस तरह ये चीन की पुरानी युद्ध नीति है। और जब किसी के पास कोई प्रॉपर थिंक टैंक होता है, ऑपरेशनल बॉडी होती है और उसमें बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में उसको सपोर्ट हासिल होती है, उसको बाकायदा एक मैं कहूँ कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे मुकाबले के तौर पर खड़े होने वाले लोग अपने घर को ऑर्गेनाइज ना कर सकते हों, अपनी पड़ोस के अपने 2 लोग अगर एक टेबल पे बैठ के चाय पी रहे हों वो अनऑर्गेनाइज नजर आते हों, उनमें मुकाबला करने की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती है। ये अलग बात है कि हर बार आप जो है 4 कदम बढ़ने पर 2 कदम पीछे हटाने का जश्न मनाते रहो और धीरे धीरे आप जो है वो सिमटते जाओ। ठीक उसी तरह जिस तरह अगले पड़ाव में आप एक अगले टॉपिक पर बात करते हैं, उनकी नीति भी यही थी, धीरे धीरे कोने और एक किनारे को समेट दिया गया। तो ठीक वही पॉलिसी चल रही है। अब इस पे मेरे ख्याल से चर्चा या बातचीत करना कितना मुनासिब है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा मुनासिब ये है कि कैसे हो, क्यों हो, मगर सवाल ये है कि आपको मुझे कोई क्यों सुने और आपको मुझे मेरी दी गई सलाह को आपको कोई क्यों माने। क्योंकि जब किसी का बहुत बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वो अच्छी सलाह को मानने के बजाय अच्छे सलाहकारों को गाली देना शुरू करता है। जी बिल्कुल, यही हम देख रहे हैं और इसी तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। अब यानी ये सारी चीज़ें जो हम यानी शाखों पर बात कर रहे हैं लेकिन जड़ की तरफ कोई देखना नहीं चाहता, और जड़ में जो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जो हम ये कहेंगे कि जिस तरह से वो खोखला मामला हो रहा है तो उस जानिब कोई तवज्जो नहीं है और उसके लिए क्या करना चाहिए। यानी भाई साहब फ़िलहाल अब अगर हम देखें तो बजट सेशन का एक मरहला मुकम्मल हुआ, अब दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। अब इसी दरमियान अब यानी आम लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला और बजट कितना जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहा। अब इसमें इस दरमियान 12 लाख की बात जो जिस तरह से की गई उसी में जो है तकरीबन वक्त निकला
और फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर अमेरिका से जो हमारे यानी जो माइग्रेंट्स थे, जो इलीगल थे वहाँ पर, उनको जिस तरह से लाया गया, अभी लाया जा रहा है, सिलसिला जारी है। तो इसी पर बहस मुबाहस चलते रहे, लेकिन वो एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी ने भाई साहब जो तय किया है वो अपने मकाम पर जो है जारी वो सारी है। तो अब मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि अब आगे के हवाले से वाक़तन एक आम सेकुलर जो जहन रखने वाले लोग हैं वो देश को किस तरह से चाहते हैं और किस तरह से वो देख रहे हैं। अब जहाँ तक अगर मुसलमानों की बात करें तो वो तो हम यही देख रहे हैं कि वो हालात पर इन्हिसार करने वाले हो गए हैं। हालात जिस करवट लेंगे तो फिर वो उसी के तहत जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को नापसंद करते हुए भी जो है खामोश रहेंगे, जिस तरह से माजी में कई एक मामलात हुए हैं वैसा। लेकिन देश ओवरऑल किस तरफ बढ़ रहा है, हम तो ये देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी ताकतों को हमारी ज़रूरत है और वो हमारा जो है साथ चाह रहे हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप भी है, उधर रशिया भी है, सारी चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा सा देश की बात कर लें, उसके बाद फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ पर जाएंगे हम। जी देखिए, बड़े ये जो हमारा साथ चाह रहे हैं, इनकी साथ के बारे में तो हम 10-12 सालों में बहुत बार बात कर चुके हैं जी कि किस तरह से साथ। लेकिन अब जो करंट जो चीज़ें होती हैं वो एक नई एनर्जी पैदा करती है, नए वलवले के साथ आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये पता है कि हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये वहाँ जाएंगे F-35 खरीदेंगे, वही हुआ। तो वही हुआ। जी हाँ। तो सवाल ये था कि आप 2 या 4 लोगों पर मुकदमा होने के बाद आप हर बात को मानने पर आमादा हो जाएं, क्योंकि क्या अमेरिका हमको रूस के रेट पर तेल देगा? नहीं देगा। क्या उसके रूस के और अमेरिका के लॉजिस्टिक में हमारी कॉस्ट महंगी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल महंगी होगी, मगर फिर भी हम देंगे। तो सवाल ये है कि आपके पास जो डिफरेंस था वो मात्र 48 से 50 बिलियन डॉलर का था। सिर्फ उसी को बचाने के लिए इतनी शर्तें मानी जाएं कि जिसे खुद एलन मस्क कह रहा है कि ये एक टीन का डब्बा है, ताबूत है F-35। हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका का शैडो प्रेसिडेंट यही बात कह चुका है। तो फिर हम जो है उस पर जश्न मनाएं तो मुझे कारण नजर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा हम वो ट्रीटियां भी करें और वो अपने कानून यहाँ आके बदल दें, जो भोपाल गैस कांड के बाद जो कुछ शुरू हुआ था कि भाई जो भी विदेशी कंपनी यहाँ रहेगी, अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कोई घटना घटती है, उसकी जो लायबिलिटी है उस कंपनी के ऊपर डाली जाएगी। अमेरिका एनरॉन और वो जो महाराष्ट्र का प्लांट उन्होंने वापस लिया था, तो वो इसी चक्कर में लिया था कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है, मरेंगे तुम्हारे मरेंगे, भुगतोगे तुम, इंश्योरेंस तुम कराओगे, फी मुआवजे तुम भरोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो प्लांट लगाएंगे, मजे लेंगे, घटना हो गई तो तुम भुगतोगे। तो सवाल ये है कि उस कानून में एक बदलाव जो है अगर आप करने के लिए तैयार हो गए हैं जी, तो ऐसी कितनी बड़ी मजबूरी है? क्या आप 400 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है सरप्लस कमाते हैं अमेरिका से, या फिर कोई और मनोवैज्ञानिक दबाव आपके ऊपर है कि किसी उद्योगपति पर कोई मुकदमा है, वहाँ NSA पर कोई संबंध हुए हैं, गृह मंत्रालय पर हुए, ये सारी चीजें जो है। तो लगता तो मुझे ये है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है और हो रहे हैं। मगर इस बात को मैं आपको एक और प्रैक्टिकल बताता हूँ कि मैंने अभी एक एंकर को जो है वो हमारे यहाँ लाया गया और उन्होंने अपॉइंट भी कर लिया है। हमने पूछा भाई ये जो आए इसे क्या आपको समझते हो कि जो अब पेड़ियां लगा के फिर से यहाँ पर लाया गया है अमेरिका में ऐसे, तो एक इससे कहने में उनका कानून है ये, वो तो पेड़ी लगा के लोगों को भेजते हैं और उनको लगा के भेजना चाहिए, क्योंकि जो है वो इलीगल इमिग्रेंट है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ भारत में ही भेजे जा रहे हैं, बाकी तो कहीं हथकड़ियां नजर नहीं आ रही हैं जी। लोग तो अपने लोगों को खुद लेके आ रहे हैं। तो उस पर वो बच्ची जो है मानने के लिए, मतलब उसके जेस्चर जो थे इस तरह के थे जैसे मैं कोई बेवकूफ आदमी हूँ और वो कह रही थी कि ऐसे ही लाए जाने चाहिए। ये एक जहन है जो आप सेकुलर और बेसेकुलर की बात कर रहे हैं, ये एक जहन बन चुका है और ये ऐसा जहन बन चुका है जिसे एक दशक में या 10 साल में आप कैसे बदल सकते हैं। तो बहुत ही गहरे जो है जड़ें हो चुकी हैं कि सामने दिखाई देता है कि बिल्कुल हम तबाही के मुहाने की तरफ जा रहे हैं और लोगों को उसमें जो है मतलब
थोड़ा विचलित नजर आ रहा है कि हम बहुत बड़ी तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, करंट सिनेरियो पे और इवेंट्स पे, वाक़यात पर अगर हम बात करें तो ठीक है, आप बिल्कुल जो इसका यानी कॉन्टेक्स्ट है उस हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से जहन को बना दिया गया है। तो हर चीज़ को लोग जो है एक जहन बन जाने के बाद वो सारी चीज़ों को फरामोश कर रहे हैं या फिर उसको देखना नहीं चाहते, जिसके हवाले से उनके वक़ार की बात है, उनकी इज़्ज़त की बात है, उनकी तरक्की की बात है, उनके सारे दाव पर लगे हुए हैं। एक चीज़ हो जाए। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर करंट इवेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने उद्योगपतियों की बात की, तो एलन मस्क से जो प्रधानमंत्री का अमेरिका के दौरे के मौके पर आपने भी देखा, वो सारी दुनिया ने देखा, तो जो मुलाकात हुई जिसमें हमारे प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं और NSA के जो है हमारे सलामती उमूर के जो है मुशीर हैं अजीत डोवाल साहब हैं, दीगर जो है यानी उद्योगपति हैं, सब मिलकर एक वफ्द की शक्ल में एक बड़े ही अच्छे अंदाज में गए थे। और शायद ज़रूर हमको भी भारतीय होने के नाते हमको भी ये उम्मीद थी, हमारे पास बड़ा मैन पावर है। और फिर सिलिकॉन वैली की बात करें तो हमारे पास हमारा जो मतलब जो IT प्रोफेशनल्स अगर हम कहें तो कितने नहीं वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो हम ये सोच रहे थे कि मज़ीद हमको बहुत कुछ AI टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर एलन मस्क की बात आ रही है तो फिर AI के यानी इन्वेस्टमेंट कहें या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे वाबस्ता हैं, उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन जो मुलाकात हुई उसमें अपने बच्चों के साथ, वो अपनी वाइफ के साथ ठीक है बच्चों को लाएं, लेकिन ये क्या मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट मुलाकात नहीं थी जिससे हमको कहीं ना कुछ प्रधानमंत्री के भी चेहरे को अगर देखें विश्वास में बहुत सारी उम्मीदें थी भाई साहब, लेकिन वो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को जो है बीच में आ गए हैं। अब किस तरह का मतलब वो मुलाकात क्या थी? हाँ, टेस्ला का हमने ज़रूर जो है बहुत सारी फराहम की हैं सहूलतें। जी आप मैंने अभी भी जो मैं बात कर रहा था मनोविज्ञान यानी मतलब साइकोलॉजी पर बात कर रहा था। हाँ जी, पर बात कर जी जी जी। मैं अभी क्या है कि उस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं आप? उस मुलाकात ने क्या मतलब क्या पैगाम दिया है हमको? आपको समझना चाहिए ना, क्या हमको मिला क्या है उसमें? जी, आपको मिला है एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, आपको बच्चों के साथ एक पोस्चरिंग, इसको आप माने कि आप बच्चों के साथ आपको बच्चा समझा गया है और बच्चों के खिलौनों की तरह आपको जो है ट्रीट किया गया है। अब प्रधानमंत्री ने भी जो है लाड़ किया बच्चों को, लाड़ किया उनको। आपकी अहमियत एक छोटे बच्चे की तरह जो है बताई गई है। अब आप नहीं मानना चाहते तो ना मानिए। क्या एक पूरी ट्रम्प का पूरा वक्त आकर, पूरा उनका अमला आकर जो है वो किसी उद्योगपति के, अडानी जी, अंबानी जी के दरवाजे पर इस तरह आकर बैठेगा कि वो अपने बच्चों को लेके आए और वो खिलाते रहे और ट्रम्प जो है बैठा रहे? क्या ये हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता जी, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपको अहमियत क्या दी जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा, ये बातें ना समझना नहीं चाहते लोग। बात मैं वही कह रहा हूँ, ये एक इंटरनेशनल खेल में सिनेरियो होता है जब हम किसी को साइकोलॉजिकल ट्रेट करते हैं। हाँ, हम उसे एक हल्के में लेकर उसको एक बच्चा बताने की कोशिश करते हैं और हल्के में लेकर जो है उसको बताना चाहते हैं कि तुम्हारी अहमियत कितनी है। ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और ये इंटरनेशनली बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। और खास तौर से जो गोरे लोग होते हैं ना, वो कालों के साथ में, काले ही मानते हैं हमको भी, काले की कैटेगरी में आते हैं हम लोग, तो वो एक साइकोलॉजिकल थ्रेट करते हैं और वो ये मानते हैं कि वो सुपर ह्यूमन है और हम कुछ भी नहीं है, हम दास हैं। वो उसी तरह का हमारे साथ बॉडी लैंग्वेज के साथ इस्तेमाल करते हैं, पोस्चरिंग करते हैं और हमें मनोवैज्ञानिक दबाव में ले लेते हैं। वो काबिल हो ना हो जी, मगर हमें उनकी गुलामी जैसी जो हालात है, वो दास, उनके दास जैसी जो हमारी शक्ल है वो बन जाती है क्योंकि वो हमारे साथ खेल खेलते हैं। सवाल मैंने एक बात कही थी कि ट्रम्प जो है आ गया, हाँ, यूक्रेन में जो आप अगले पड़ाव में आएंगे, मैं उसमें इसका जवाब दूंगा आपको अगले पड़ाव में जी, कि मगर इससे वो क्योंकि वो बाहर विदेशी रह जाएगा तो देश को उससे पहले कनेक्ट कर देता हूँ जी। देखिए, ये तमाम हथियार F-35 तक जो है वो ईरान पर इस्तेमाल किए जा चुके हैं और ये उन्होंने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करने की कोई सलाहियत नहीं दिखाई। न ही ये यूक्रेन में कुछ कर पाए हैं, ना ही ये आपके जो है यहाँ ईरान पर हैं, ईरान पर कर पाए हैं।
तो सवाल ये है कि अगर ये आप 18 आपने भेज दिए, F-18 रशिया, 2 जहाज गिरे, उसके बाद पता ही नहीं आपके F-18 है कहाँ, उसके बाद F-35 उड़ाए इसराइल ने ईरान के ऊपर, नीचे कोई कौवा भी ना मरा। तो सवाल ये उठता है कि ये हैसियत अगर इन हथियारों की है तो इन हथियारों को खरीद के कोई क्या कर लेगा, और ये हथियार अगर कोई खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं कोई मनोवैज्ञानिक दबाव है, साइकोलॉजिकल दबाव है जो इस कबाड़ को खरीद के पेमेंट करना है। क्योंकि ये फेल है ना, ये चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम के, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के, हुतीज के एयर डिफेंस सिस्टम के, सबके सामने तो ये फेल हो चुका है। तो अगर ये फेल ही है, ये किसके मत्थे मंडा जा रहा है, और कोई मत्थे जो मंडवा रहे हैं वो किस बात से मजबूर है, ये सब मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट का नतीजा है। हम अच्छा, तो दुनिया अच्छा वाहिद साहब, F-35 के हवाले से बिलखुसूस यानी वाकई हमारे मुल्क का यानी जो पैसा है वो जो है जाएगा, तो ये बड़े हमारे लिए, सबके लिए जो है यानी हमारे लिए अहमियत की बात है। तो अपोजिशन इस मामले को क्या उठा रही है उसी तरह से, या अपोजिशन को आप किस तरह से देख रहे हैं यानी इस मामले में बिलखुसूस? मैं एक बात देखना चाहता हूँ, देखिए जो कुछ इक्का दुक्का यूट्यूब पर काम करने वाले इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं वो बात कर रहे हैं, अपोजिशन इसलिए नहीं उठा सकती कि ये जो है बेसिकली विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों जो है ना एक ही टीम के एक ही साथ खड़े हैं। आपको दिखाई देता है खाली कि वो जो है वो विकेट के पीछे खड़ा होकर जो है गेंद रोक रहा है या आउट करना चाहता है, और सामने जो बैटिंग कर रहा है वो जो है इसके अपोजिशन में है, मगर नहीं, कुछ भी नहीं है, बस वो टीम एक ही है, साइड एक ही है, और एक विकेट कीपर है और एक मतलब एम्पायर जो है वो एक ही है कहीं ना कहीं। हाँ, एम्पायर पर सबकी नजरें, अंपायर की बात नहीं, खिलाड़ी टीम का मालिक ही एक है नहीं, अच्छा। टीम का मालिक ही है, तो अपोजिशन कोई है नहीं। अपोजिशन भी अमेरिकन माइंडसेट के साथ चलती है, यूसेड के साथ मिलकर चलती है, और पोजीशन भी यूसेड के साथ मिलकर चलती है। तो कुल मिला के गेम जो है वो बड़ा सीधा है। ये है कि हमारी जो स्टेट है, स्टेट, उस स्टेट में अभी तक रशिया कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, इसलिए आप इतना कुछ जो है बचा पा रहे हैं, या अभी सर्वाइवल आपका चल रहा है। जिस दिन स्टेट भी अपनी पोजीशन बदल देगा उस दिन आप जो है वो फिर क्या बनने जा रहे हैं उस पर चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे कहने से कोई विचार तब बदले कि किसी कोई अनजान हो। अगर सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा हो तो आप उनको क्या अकल दोगे, बताइए। भाई साहब, इसी दौरान यानी वो चीज़ें जो हमारे पड़ोसी ममालिक में जो कुछ भी होती हैं, देखें जब भी किसी पड़ोसी मुल्क में अगर कुछ हो तो उसके असरात ज़रूर जो है दूसरा जो उसके बाजू वाला मुल्क है उस पर जो है होते हैं। तो चाहे उधर पाकिस्तान में जो कुछ भी होता हो, चाहे बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ हो, तो भाई साहब यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जवाब दिया, भले ही कि हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से सवाल किया गया कि आपके डीप स्टेट ने यहाँ पर जो है तब्दीली लाई है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो बहरहाल उसको कबूल थोड़ा ही करेंगे, लेकिन बात यहाँ तक ज़रूर पहुँची और इस हवाले से प्रोग्राम्स में हमने बहुत सारी बातें की थी। तो भाई साहब ये यानी ये शायद दुनिया को समझना चाहिए कि ये कॉन्स्पिरेसी वाली बात तो नहीं हो सकती, मतलब ऐसे ही नहीं हो सकती जिस हवाले से सवाल भी आज दुनिया में उठ रहे हों। जी देखिए, एक बात इसमें बहुत क्लियर थी जो हमने बहुत पहले भी की थी। इस पूरे खेल में इम्पोर्टेंट सिर्फ जो है मणिपुर नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, इसमें जो है मिजोरम, मणिपुर और सेंट मार्टिन जो द्वीप है वो भी शामिल था। ये एक इतना सीधा मैटर नहीं था जितने सीधे मैटर पर इस पे बात की है, सवाल किया गया है। निश्चित रूप से ये अमेरिका का खुद का एक प्लान है और ये खुद का प्लान जो है वो उसको ट्रम्प कैरी ऑन करेगा कि नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा। अब मसला सिर्फ ये है, क्योंकि बड़ी सीधी बात है कि ट्रम्प और एलन मस्क ये कहते हैं कि दुनिया में सत्ता परिवर्तन का काम यूएसएड करती थी, हम उसकी फंडिंग बंद कर रहे हैं, कोर्ट उसके एम्प्लॉय को रोक रहा है, मगर वो सिर्फ एम्प्लॉय रोकने से, तनख्वाह देने से बात नहीं बनती, उनमें उन्हें बहुत बड़ी तादाद में बिना हिसाब किताब के रकम दी जाती थी और उसी को लेकर ये उसे बंद करना चाहते हैं। ये एक इनकी लॉबिंग एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में जो है पॉलिटिकल गेम चेंज करने का काम करती है। तो अब सवाल ये है कि इसकी जड़ें कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं,
पता तो मुझे सब है, मगर इसके चर्चा करके अच्छा, इस हवाले से एक सवाल आपसे करूंगा, लेकिन यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, इस तरह से कि जब हम आएंगे इजराइल के हवाले से तो ज़रूर बात करेंगे कि इजराइल की कितनी खुलकर अमेरिका पुष्पनाई करता है, चाहे वो जो बाइडन इंतज़ामिया हो, चाहे वो ट्रंप वाला हो, चाहे वो इससे पहले वाले कोई भी यानी कि सुदूर रहे हों या फिर कोई भी पार्टी रही हो। तो भाई साहब, अब भी अगर हम देखें तो जिस तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खुली छूट देकर क्या क्या बातें, किस तरह की बातें की हैं, तो लेकिन इसके बावजूद इजराइल इतना जुल्म व बर्बरियत करने के बावजूद उसको छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर यानी यूएसएड के हवाले से, यूसेट के हवाले से क्यों एक सख्त मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से सामने आ रहा है, क्या वजूहात हैं? सब सवाल यहाँ पर यही है कि इज़राइल को आप इतनी छूट दे रहे हैं, लेकिन उसी के यानी ये यूसेट की अगर हम बात करें तो ये ठीक है किसी और मुल्क के लिए हो सकता है, वो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात कुछ आती हो या वहाँ के फ़ायदे यानी कि कोई ना कोई बात होती हो, लेकिन वहीं जासूसी का मामला होता हो। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो ख़ुद अमेरिका के लिए इस एजेंसी ने तो फ़ायदे का काम किया है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर एलन मस्क की जानिब से ये जो सख्त मौक़िफ़ आ रहा है, क्या वजह लग रही है आप? देखिए, एक भाई आपके मुल्क के लिए काम किया है ना, इस जो भी हो एजेंसी किसी और के लिए ख़राब हो सकती है। नहीं नहीं, ठीक है, एक चीज समझिए जी, इजराइल को हमने हमेशा दुनिया से अलग कंसिडर किया है और उसके वजूहात भी बताए हैं। दरअसल ईसाइयों में जो बेसिकली एक तबका है जी, वो ईसाइयों का तबका असल में ईसाई है ही नहीं, वो ज्यूस ही है। और वो इसमें काफी मतलब लेकर जो बाइबल की जो पेशन गोइया है उनको लेकर वो भी उसी तरह से है जो इनको सपोर्ट करता है, जो रोज चाइल्ड अंपायर की हम बात करते हैं जी। या आप थोड़ा सा इन चीजों को समझें कि इजराइल या नेतन्याहू अपने आप में कुछ भी नहीं है, दुनिया भर से इकट्ठे करके लोगों को यहाँ लाया गया है, इजराइल बसाया गया है। और इसमें जो एलन मस्क है ना, आपको पता है कि $1 बिलियन ये खुद भी देता है जी, मतलब इजराइल की सरकार में डोनेट करता है, चंदा करता है, क्योंकि बेसिकली तो एलन मस्क भी यहूदी है ना। तो ये आती है स्पिरिचुअलिटी की बात यहाँ पर आकर, चाहे वो ये आप भी जानते हैं कि जिन तमाम प्रॉफिट यानी नबियों को यहूदी जो यहूदी मानते हैं उनको ईसाई भी उतना ही मानते हैं। हालांकि मुसलमान भी उतना ही है, मगर थोड़ा सा नजरिया कहीं ना कहीं बदल जाता है, मगर उनका नजरिया एक ही है। और उन्होंने धीरे धीरे ईसा अलैहिस्सलाम को भी जो है उसमें बाइबल में इंक्लूड करके उसको मान्यता दी है। मेरा कहने का यहाँ मतलब सिर्फ ये है तो यहाँ पर जी सॉरी जी तो यहाँ पर एक मसला ये होता है कि देखिए ये तमाम इनको बचाना चाहते हैं इजराइल को, मगर एक जो अभी एलन मस्क का इरादा क्या है वो अलग बात है। पर ट्रंप की मैं आपको बात बताता हूँ जी। ट्रंप की बात ये है कि इसमें ट्रंप ने पहले जब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो फंड करते हैं इजराइल को, चैरिटी करते हैं, उनकी फौज को चैरिटी करते हैं, सरकार को चैरिटी करते हैं, उस देश को सर्वाइवल के लिए चैरिटी करते हैं, ये सब लोग जो हैं पहली बार जब ट्रंप जीत के आए थे तो वो भी फंडिंग करते थे। इस बार तो एलन मस्क और कई अलग तरह के लोगों ने इनको की है, मगर पहले तो उन्होंने ही की थी जी। उस वक्त एक डील ऑफ सेंचुरी मनामा ट्रीटी जिसे कहा जाता है, मनामा ट्रीटी में मैं एक बाकायदा आपके साथ एक प्रोग्राम में खुलासा किया था कि इनका एक प्लान बनाया गया है कि सनाई के सहरा में एक जगह बनाई जाए जहां तमाम फलस्तीनियों को यहाँ से उठा के वहां छोड़ दिया जाए। और इसमें जो बेसिक इजराइल को ये पूरा इलाका दे दिया जाए डेवलप करने के लिए, और इनको बनाने का, खर्च करने का, पैसे देने का, बिल्डिंग बनाने का, रोजगार देने का सारा जिम्मा जो है कौन उठाए? अरब देश उठाए। यानी इस खर्चे में जो है बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करें और इनको जो है यहाँ से हटा के एक अलग देश दे दिया जाए और इजराइल अपना अपने तरीके से यहाँ पर डेवलप रहे। जी। और ये कायदा एक ट्रीटी थी जिसका मैंने खुलासा किया था, उसे ओपन तो नहीं किया था पर मैंने किया था। ये इनका इसमें एजेंडा ये है। आज जो ट्रंप
कह रहा है या जो बात जो है सामने आ रही है, ये मनामा डील के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। जो कुछ मनामा डील में था वही कहा जा रहा है। डील ऑफ सेंचुरी कहो, मनामा डील कहो, इसे अब्राहम अकॉर्ड कहो, जो आपको नाम देना दे ले, ये उसके प्लान के मुताबिक है। और इसमें सारा खेल जो है वो अरबों का है, क्योंकि ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि ईरान अगर भाई साहब इस हवाले से आएंगे हम। मैंने यूएस एड के हवाले से बात की थी कि यहाँ पर क्यों मतलब इसके खिलाफ, इसके हवाले से क्यों मतलब इतना जो है जारहाना मौक़िफ़ एक सामने एग्रेशन जो है नज़र आया कि इसको ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन तक जो है एलन मस्क ने कह दिया। नहीं, वो तो कह दिया यूएस एड को लेकर जो है, जो कहा गया, क्योंकि बेसिकली यूएस एड जो है दुनिया के देशों से भी फंडिंग लेती है। और ये जो जिस फैमिली के या जिन लोगों के खिलाफ जो है ट्रंप और एलन मस्क ने अपना कैंपेन चलाया है, ये उन्हीं लोगों के पैसे से तो चलती है यूएस एड, और उन्हीं की मर्जी के हिसाब से वो जहाँ चाहते हैं वो सत्ता परिवर्तन कराते हैं, जहाँ चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री, अपने उद्योग के लिए एनवायरमेंट डेवलप करवाते हैं, जहाँ वो जैसा चाहते हैं उस काम को करने के लिए यूएस एड करता है ऐसा। मतलब यूएस एड उनका एक बहुत खतरनाक टूल है, और उस टूल को उन्होंने बताया है, उसके लिए ही वो फंडिंग शंडिंग जो है वो की जाती है। तो माफ करना, ये जो यूएस एड की, जी भाई साहब, जी माफ करना, ये यूएस एड को लेकर जो है वो उनकी बरहमी बहुत सारी चीजों को लेके है, जो ऐसी एक्टिविटी यूएस एड करती है जो चर्चा में नहीं लाई जा रही। मतलब इंटरनल भी कुछ ना कुछ मामलात हैं, इंटरनल भी बहुत खतरनाक मामलात हैं। बेसिकली इंटरनल अमेरिका के अंदर भी चुनाव जिताने और हराने में और लॉबिंग बनाने में उसका ही बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा कुछ एजेंडे इस तरह के चलाए जाते हैं जिसमें आप जानते हैं कि जो जिसमें एलन मस्क के बेटा वो उसको लड़की बनवा दिया गया है, उस तरह के जो इक्वल जेंडर चेंज और फलाना ठिकाना, ये सब फंडे भी तो यूएसएड के जरिए किए जाते हैं ना। आप यूएसएड को आप थोड़ा सा लीजिएगा कि यूएसएड जो है जितने भी शैतानी एजेंडे हैं उनकी हेड जो है वो यूएसएड है। इसलिए कि हमने यूएसएड के हवाले से आज से कुछ बरस पहले रशिया को जैसे सख्त देखा था, वैसे ही हम ट्रंप को भी या फिर एलन मस्क को भी वैसे ही हम जो है यानी खिलाफ हमने देखा, जो मौक़िफ़ उनका सामने आया। तो ये जो है कॉमन मामला नज़र आ रहा है। रशिया और ट्रंप और एलन मस्क एक ये कहीं ना कहीं जो है यानी हाशिए पे नजर आ रहे हैं। जी नहीं, विचारधारा की अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या है कि यूएसएड जो है वो एक खतरनाक टूल है, ये बात रिकॉग्नाइज की गई और 2012 में पुतिन ने इसको बाहर कर दिया। हालांकि हमने तो उससे पहले भी इसके बारे में काफी चर्चा की थी जी, आप और हम तो इस पे कई बार बात कर चुके थे। आज दुनिया कर रही है, तब जब हम बात करते थे इस नाम को भी कोई नहीं जानता था। तो सवाल ये है कि ये जो यूएसएड है, ये जो विचारधारा एक है उसका तो आप मान सकते हैं ना कि ट्रंप, एलन मस्क और व्लादिमीर पुतिन, ये सब लोग एलजीबीटी जो है वो अनैतिक संबंधों के लिए खिलाफ है। और ये लोग जो है एक ही विचारधारा को फॉलो करते हैं, चाहे वो अबॉर्शन को लेके हो, बेहयाई को लेकर हो, उसमें ये लोग जो है कम से कम इनकी एक नैतिकता है। और ये यूएसएड के खिलाफ इसलिए इनका वो दिखाई देता था क्योंकि इनके शैतानी एजेंडे जितने भी हैं, चाहे फैशन इंडस्ट्री हो, ये मेकअप इंडस्ट्री हो, इन सब को यही सब ऑपरेट करते हैं। मगर हाशिए पे इसलिए है, देखिए एक बात समझिएगा कि यूएसएड जो है यहाँ तक ठीक है कि हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अब हम जो है पूरा इसको, अब इस गणित को हम बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं, ये तो जो है ये मामला तो सिरे से आता है उसका यूएसएड का जी। तो यूएसएड में अब आप ट्रंप की बात कर रहे हैं, हाशिए की बात कर रहे हैं, मैं इसमें अलबत्ता कुछ और देख रहा हूँ जी। मैं बताऊं अपनी ओपिनियन, जिस तरह उकसा रहे हैं इसको इजराइल को लेकर जो बयान आ रहे हैं और इजराइल को जो कहा जा रहा है कि आप जो है अब तो फोर्सिबली जो है यानी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ फलस्तीनियों को यहाँ से निकालने की बात की जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप के, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, आप समझ जी,
बाइडेन सरकार ने किसी तरह की कोई कमी छोड़ी इजराइल का साथ देने में? एग्जैक्टली सब कुछ, सारा कुछ दे दिया गया जी, कोई कमी नहीं की। नया हथियार इनके पास है जी, जो पहले से इस्तेमाल ना किया गया हो, सब कुछ कर दिया, असर कुछ ना हुआ हो, सब कुछ कर दिया, तहस नहस कर दिया, लेकिन अपने जो है हदफ को जो है पा नहीं सके, टारगेट को जो है वो अचीव नहीं कर सके। मतलब अब ये बताइए, जी ट्रंप जो है जी वो ऐसी कौन सी नई चीज लेके आया है जो फलस्तीनियों को वहां से हटा देगा और हमास को हरा देगा? याद करिए ब्लिंकन का वो शब्द याद करिए जो हमास की जो पीस ट्रीटी हुई है जी, उस ट्रीटी के पहले उस ट्रीटी के पहले जी ब्लिंकन ने 3 दिन पहले ये कहा कि हमास का कोई नुकसान नहीं हुआ है और जितना नुकसान हुआ था उतने लड़ाके दोबारा से जी हाँ आ गए, शामिल हो गए, उसके साथ जुड़ गए हैं। ये ब्लिंकन ने कहा था जी। जो है जहां पर आज जेडी वेंस खड़ा है, शायद उस इलाके में जो है वो ब्लिंकन खड़ा हुआ था। तो सवाल ये है कि अब आप बता सकते हैं कि आज ये तो कह रहा है कि आप लड़ सकते हैं और हम सबको निकाल फेंकेंगे, वो हलवा है? बिल्कुल सवाल है, हलवा है ये कह देंगे और वो निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का बहुत क्लियर स्पष्ट आज भी स्टेटमेंट है। उसने कहा है फलस्तीन फलस्तीनियों का है और फलस्तीनियों का ही रहेगा। मतलब अगर अमेरिका कह रहा है कि हम निकाल देंगे, रशिया कह रहा है हम नहीं निकालने देंगे। अब एक बात तो तय है, ये मान लीजिएगा कि अरब जगत अगर कोई साथ खड़ा होने की बात कर रहे हैं फलस्तीनियों के, तो ये झूठ है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये ट्रीटी बहुत पहले लिख चुके हैं। ये बहुत पहले, असल में इजराइल की चाहत पूरी नहीं करना चाहता है ट्रंप, ये तो बेसिकली अरबों की चाहत है जी कि ऐसा किया जाए। आपको मतलब ये समझना चाहिए कि अभी भी उनकी जो इकोनॉमी है या उनका जो मॉडल है और उनके जो फंडामेंटल्स हैं वो अमेरिकन और यूरोपियंस के साथ में बहुत हद तक मैच करते हैं जी, क्योंकि ये बेसिकली पूंजीवाद का जो जिसे हम कहते हैं बेसिकली माफ करना, मतलब जो माशी तौर पर जिन लोगों को दुनिया को जो अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, कैपिटलिस्ट जो है जी, कैपिटलिस्ट सिद्धांत के हिसाब से अरबों को छूट करता है कैपिटलिज्म जी। सोशलिज्म, इस्लाम खुद अपने आप में एक सोशलिज्म है जी, मगर सवाल ये उठता है कि वो शूट नहीं करता, वो डेमोक्रेसी की भी साथ में बात करता है। तो डेमोक्रेसी अरबों को पसंद नहीं है। हाँ, और अरबों की राजशाही से अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। जी हाँ, अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है। मगर चूंकि जो आपके होते हैं मेरे ख्याल से जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो होते हैं जी, वो एक डिक्टेटर के तौर पर एक आदमी को तो बनाए रखना चाहते हैं, मगर वो पोलिट ब्यूरो और उनका भी एक मैकेनिज्म होता है कम्युनिज्म का, उस मैकेनिज्म के तहत ये सब करना चाहते हैं, ना कि वो उसको भी खुला एक डिक्टेटर बना दे कि भाई ये एक आदमी है यही रहेगा। ऐसा नहीं है, एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है उसमें वो रखना चाहते हैं। वो भी अरबों को शूट नहीं करता है जी, क्योंकि वो मजलिस सूरा बन जाती है या लोहा जिरगा बन जाती है, तो वो अगर हो जाए तो फिर निजाम बदल जाएगा। जी हाँ, फिर आप सुल्तान कहेंगे या फिर जो है खलीफा कहेंगे, तो फिर वो चीजें उनको शूट नहीं करती, फिलहाल उनको बादशाह शूट करती है। तो कुल मिलाकर आप भरम में हैं तो आप रहें, कोई और भरम में है तो मेरा क्या, मैं कौन होता हूँ ऐतराज करने वाला। यकीन भाई साहब, अब जो जिस तरह से अगर हम देखें कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, पहले इजराइल का दौरा, फिर अब सऊदी अरब का दौरा, और अब इसमें अब क्या आपको लग रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? दूसरे मरहले के तहत यानी जंग बंदी की तोसी के हवाले से बात करें या फिर 3 मराहिल में जो है इसकी तकमील होगी, तो एक मरहला मुकम्मल हो गया, अब दूसरे मरहले के लिए फिर से मुज़ाकरात हो रहे हैं और इजरायली जो वफ्द है वो काहिरा पहुंच चुका है। तो अब आपको क्या लग रहा है? मतलब अभी सारी चीज़ें तब तक खुलकर सामने नहीं आएंगी जब तक इजरायली जो कैप्टिव्स हैं मुकम्मल रिहा ना हो जाएं। रिहा होने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई जो है? नहीं बाबा साहब, आपको एक बात बता दूं कि
जितने बंदी रिहा हो रहे हैं, हाँ उनका बेहद बड़ा दुख और बहुत अफसोस है नेतन्याहू को और यूसैड को। अच्छा। उसकी वजह समझिएगा, क्योंकि जैसे एक रशियन बंदी को छोड़ा गया और उसने हाँ जी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी जी जी। तो बेसिकली वो एक ऐसा मंजर है, उसे आप समझने की कोशिश करें कि आने वाले जितने भी बंदी वहां से आए हैं उनका निजाम जो है हकीकतन पलटेगा ही, कोई रोक नहीं सकता जी। उनकी सोच पलटेगी और वो जो उनको बताया गया था और उन्होंने उसके उल्टा पाया है। जी हाँ। और ये जो सिचुएशन है ना, जी ये बैकफायर करेगी और इनके सदियों से बनाए गए झूठे नैरेटिव को तोड़ देगी। तो ये चाहते नहीं है कि इनके लोग आजाद हों, इसलिए बार बार जो है युद्ध करने की बात करते हैं। मगर चूंकि जिनके घर पे लोग पकड़े गए हुए हैं, जो बंदी है, उन लोगों ने जीना हराम किया हुआ है। वो नेतन्याहू के दरवाजे पर होते हैं, लोग उनके समर्थन में बाहरी खड़े होते हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है, वो तो एक को भी नहीं बचा। अच्छा, ये बात उसको भी पता है कि ये लोग जानते हैं कि ये जो है। अच्छा, नहीं होगा ये ना भाई साहब, मजबूरन उन्हें छुड़ा लिया। अब छुड़ा लेने के बाद कुछ ऐसे भी यानी एक बड़ा वर्ग है और बड़ी तादाद है जो प्रोटेस्ट कर रही है इस हवाले से कि अगर आप जंग बंदी पर मुकम्मल जो है काम करते हैं, जंग बंदी ये बरकरार रहती है, अगर फिर से हमले नहीं करते हैं तो फिर हम यानी आपसे जो है आपकी हुकूमत से विड्रॉल कर लेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह का भी जो कुछ चल रहा है। तो क्या सारे कैप्टिव्स को छुड़ा लेने के बाद फिर जो है हमास के खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, वो जो प्रोटेस्ट हैं वो कहते हैं, वो करते हैं, इसको वो मतलब साइकोलॉजिकल लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं जी। साइकोलॉजिकल लीड के साथ साथ ये लोग जो है ना, सिर्फ साइकोलॉजिकल लीड नहीं ले रहे हैं जी, बल्कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं यूसैड के उस एजेंडे को बरकरार रखने की, कि किसी भी तरीके से ये दिखाया जाए कि हम अभी हैं और हम खत्म नहीं हुए हैं और हमें जो है हम जीत लेंगे किसी ना किसी तरीके से भी। आप मान लें कि हम जीतने की ताकत रखते हैं। और ये सारा कुछ जो है आप समझिए, ये बात कोई नहीं मानेगा मगर सच यही है जी कि ये तमन्ना जो है बेसिकली एक नई अरब व्यवस्था का प्लान है। उसमें इजराइल बहुत ही सूटेबल है, उसमें रूस और चीन बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है जी। हालांकि उनके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। वो उन्हें भी अपने साथ रखना चाहते हैं मगर अमेरिका को और पश्चिमी जगत को खोना नहीं चाहते, जिससे उनकी बादशाहत को खतरा हो जाए। इजराइल का होना अपने लोगों को डराने के लिए, इजराइल का खतरा दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सब कुछ आप जानते हैं। 15 महीनों में 15,000 लोगों से जो देश दुनिया के साथ सहयोग लेके न लड़ सका, उसे एक सुपर पावर बताने और घोषणा करने की आप भी कोशिश हो रही है। ये कोई बकवास है। ट्रम्प कोई बड़ी मिसाइल का नाम नहीं है। ट्रम्प के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो चीन और रूस का मुकाबला कर सके। और जब ये इस बार हमला करने जाएं, ऐसा ना हो कि इनके जो बची कुची लाज है वो खत्म हो जाए। और हो सकता है कि ट्रम्प ये चाहता हो कि इसको उकसा के जो है इस बार दलील करके हरवा दिया जाए, क्योंकि हार तो ये चुके हैं पहले भी जी। हाँ। इन्होंने लेबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ तभी समझौता किया जब 3 दिन तक इनके हाइफा से लेकर और तेल अवीव तक उन्होंने उड़ा के रख दिया और ये घर निकलने के लायक न बचे। हाँ। समझौता कर दिया। उसके बाद जिस तरह हुतीस ने इनके तेल अवीव को और हाइफा को लगातार उड़ाया तो हमास के साथ समझौता कर लिया। जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट करियर को नहीं बचा सकते, वो इजराइल को क्या बचा लेंगे? ट्रम्प क्या कोई, मैंने बार बार ये बात कही, ट्रम्प कोई नई किस्म की ऑर्सेनिक मिसाइल है नहीं रूस की जी। वो जो है खुदा के अपने तशरीफ बढ़ा देगा और उसमें जो है वो ढाल का काम करेगी और उसके बाद कोई मिसाइल हाइफा पे और तेल अवीव पे नहीं गिरेगी। ये कोई एक बकवास है, मीडियाबाजी है, लफाजी है, वो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये इतने शरीफ और लोग नहीं है, बेरहम लोग हैं और इनके अपने लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया है। जो जिस कौम को आप ये मानते हैं कि दुनिया की बहुत सही लोग काबिल कौम है, मैं उन्हें दुनिया की निहायत जाहिल कौम मानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे फंदे में फंस चुके हैं। ये मारे जाएंगे, कुछ नहीं होगा, जलील होके जो है इस यहाँ से निकाले जाएंगे और ये दुनिया में
भीख मांगते घूमेंगे, अपना नाम छुपाते घूमेंगे। यानी बात ये आपकी इससे जो है, इससे ये बात निकल कर आ रही है कि अभी ये जो 3 मरहलों में जो जंगबंदी का मामला है, एक मरहला मुकम्मल हो गया तो 2 मरहले भी मुकम्मल होंगे, और फिर सारी यानी जंगबंदी के जो शराइत हैं वो मुकम्मल होने के बाद भी और कैप्टिव्स की रिहाई के बाद भी इसराइल एक मरतबा फिर जो है, ये मैं हिम्मत तो नहीं कहूँगा कि हिमाकत नहीं कर पाएगा कि जो है फिर से वो कोई बड़ा जो है ऑपरेशन करे हमास के खिलाफ। यकीन माने कि वो जैसे ही वो ये हिमाकत शुरू करेगा, हाँ, ये इस बार हिजबुल्लाह का भी जो नया निजाम सिस्टम हुआ है, चूंकि इन्होंने हिजबुल्लाह में बहुत बड़ी तादाद में अपने एजेंट जो है वो घुसा रखे थे। ये हौतीस को जो है गलती से वो इनसे चूक गया, वो यहाँ नहीं करे। हाँ, ईरान और हिजबुल्लाह जी, यहाँ तो मोसाद के एजेंटों की भरमार जिसे कहते हैं। हायर अथॉरिटी से लेकर लोअर अथॉरिटी तक इन्होंने एक चीज सेट कर रखी थी। इसी चक्कर में ये लोग जो है धमकियां देते थे और ये कहते थे कि हम जो है, हमास में भी इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपने एजेंट घुसा रखे थे, मगर ये गलती से वहां ये चूक गए कि वो जितने एजेंट थे असल में वो इनके एजेंट नहीं थे, वो इनका एजेंट बन के इनको धोखा दे रहे थे। मतलब वहां इन्होंने अगर चूक की है तो वो हौतीस और हमास के बीच में जो लोग थे, इनके एसेट थे, वहां से इनको धोखा मिला। बाकी हिजबुल्लाह और ईरान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, तुर्की के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है इनके अपने एजेंट थे, और वो ईरान के द्वारा और हिजबुल्लाह के द्वारा बनाए गए निजाम में जगह जगह पर फिट थे, जिसकी वजह से, मगर एक इसमें केजीबी ने अपना एक रोल किरदार अदा किया, और केजीबी ने जो किरदार अदा किया उसमें से उनको फाइंड आउट करके जो है चुन लिया। इस बार जब हिजबुल्लाह लड़ाई करने के लिए आएगा, आप यकीन मानिए इजराइल टिक नहीं पाएगा। ये और हमास इस बार जो पलटवार करेगा, आपने तेवर देख लिए है, तेवर देख लिए है आप। ये तेवर जो है खाली पीली इजराइल के जैसे और ट्रम्प के जैसे तेवर नहीं है। ये वो तेवर हैं जो बता रहे हैं कि इस बार तुम उठने के लायक नहीं बचोगे। जी हाँ। और इस बार जब चीजें बदलेंगी तो याद रखिएगा कि इस बार जब चीजें बदलेंगी तो आप याद रखिएगा कि इतना बुरा हाल इनका होगा कि उसी वक्त ये देश छोड़ के भागना शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये जो ड्रामेबाजी चल रही है ना जी, ये सब लबाजी है। हथियारों में दम नहीं है, नया हथियार इनके पास है नहीं। अब थोड़ी ढील रशिया की तरफ से दी जा रखी है, मगर रशिया कभी भी वो ढील नहीं देगा जिसमें गाजा को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर गाजा की जंग हमास हारता है तो इसे जिस तरह नाटो की हार यूक्रेन को माना जाएगा, उसी तरह गाजा की हार रूस की हार माना जाएगा। और ये रूस, इसको पुतिन ये बात जानता है, वो ये हार कभी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, यानी एक पॉजिटिव चीज ये तो सामने आ रही है कि गाजा के हवाले से जो कुछ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, जिस पर जो है वेस्टर्न मीडिया भी बहुत कुछ जो है जता रहा है, और अगर हमारी गोदी मीडिया की भी बात करें तो इस पर जो है बड़ी चीखते हुए चिल्लाते हुए कहा जा रहा है कि ये कह दिया है, जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे कह दिया है, अब ये ऐसा हो गया है। लेकिन इनको इतना समझ में नहीं आ रहा जितनी बात अभी हमने की है। अगर ऐसा होता तो सब कुछ तो कर लिया था, आप तो फिर कैप्टिव्स को क्यों नहीं छुड़ाया? आज क्यों मतलब रुसवा होते हुए, मुज़ाकरात करते हुए, बातचीत करते हुए बड़ी रुसवाई के साथ जो है कैप्टिव्स को ले रहे हैं? तो हार हो चुकी है अब क्या? इसमें ना बाकर साहब, ये भी आप साथ में रखिएगा कि ये जो मीडिया है ना हमारा, जिसे हम वेस्टर्न मीडिया कहते हैं या इंडियन मीडिया कहते हैं, ये सारा का सारा मीडिया तो यूक्रेन में भी जो है 3 घंटे में ये रूस को हरवा दे रहा था। तो इसने तो जो है 6 घंटे में सारे अरब जगत का ही खात्मा कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि 15 महीने तक इस मीडिया के चीखने के बावजूद घुटने टेके किसने? हारा कौन जी, ये बताइए। बिल्कुल। अभी ये क्या कह रहे हैं, ये असल में ये न्यूज नहीं है जो ये कह रहे हैं, कि इनके दिल की हसरतें हैं, तमन्नाएं हैं जो उबाल मारती हैं और दाल के झाग की तरह ऊपर आती है, और फिर रशियन पॉलिसी जो है उसमें एक बुढ़िया फूंक मारती है और वो झाग नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है। इनके उछलने कूदने से, साइकोलॉजिकल बकवास करने से नर्वस होने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये आप मान के चलें
कि रूस नहीं हार रहा है। रूस नहीं हार रहा है तो फिर हमास भी नहीं हार रहा है। ठीक है भाई साहब, आखिरी सवाल रूस के हवाले से, क्या आपको लग रहा है कि वैसे अब यही बात की जाएगी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 100 दिनों के अंदर यूक्रेन वार बंद होनी चाहिए। अब बहरहाल जो मुलाकात होने जा रही है यूक्रेन वार, अब उधर ज़ेलेंस्की बड़े परेशान हैं और यूरोप भी जो है बहुत कुछ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से रिजर्वेशंस अपने रख रहा है। उधर भी मीटिंग्स हो रही हैं, इधर सऊदी अरब में भी मीटिंग होने जा रही है। क्या आपको लग रहा है कितने दिनों में क्या कुछ हो सकता है, जो कुछ यूक्रेन का डिस्प्यूट है या फिर जंग है? देखिए, यूक्रेन का मसला बहुत अलग तरह का है। 2 मिनट है भाई साहब जी। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल की भारी डिपॉजिट हैं और इन तमाम जो है जंगों के बदले जो हथियार दिए हैं उनके बदले यूरोप अब उसमें बंटवारा चाहता है, ताकि उस पर जो है जो जमीन छोड़ी जाएगी उसमें जो खजाने हैं उनको ये लोग निकालें और यूक्रेनी जो है वो अब हमेशा के लिए इनके गुलाम बन के रह जाए। मगर मेरे ख्याल से रशिया अभी इसमें टेक टाइम कुछ चीजों को आगे बढ़ाएगा और अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट करेगा। सीधे ट्रंप के कहने से जंग को समाप्त कर दिया जाए। शायद अभी आप ये तमाशा देखें कि वो जिस तरीके से, ये सही बात है कि ट्रंप एक बहुत अच्छी चीजों को लेकर भी प्ले कर रहा है, मगर ट्रंप के नाम पर जो फेस सेविंग अमेरिका को जितनी ट्रंप चाहता है उतनी शायद नहीं मिलेगी। उतनी नहीं मिल पाएगी फेस सेविंग। फेस सेविंग दी जाएगी मगर उतनी नहीं दी जाएगी जितनी ट्रंप चाहता है। कि ट्रंप के पीछे बैठे हुए वो लोग जो जंग तो हार चुके हैं मगर किसी न किसी बहाने पर अब वो मिनिमम जो है जबानी जीत चाहते हैं, ताकि वो आने वाले दिनों में अपने व्यापार अपने कारोबार को अमेरिका के बजाय चाइना और एशिया में शिफ्ट कर सकें। और बहुत बड़ा खेल अभी शुरू होने वाला है, जो कहाँ कितना कामयाब होगा वो हमें देखना पड़ेगा। अलबत्ता ये तो आप मान के चलिएगा कि कॉमनवेल्थ में ज्यादातर जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहनी किस्म के गोरी चमड़ी के मानसिक गुलाम भरे पड़े हैं। वो किसी भी सीट पर बैठे हों उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ जो है एक अंग्रेज नाम से जो है उनके शरीर में गुलामी जो है वो तैर जाती है। इसका फायदा जरूर वो उठाने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता वैसे तो उनका सब कुछ खत्म हो चुका है और वो रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तक ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है, ये आप याद रखिएगा कि जो ब्रिक्स में ट्रंप के दबाव में शामिल नहीं होगा, मेरे ख्याल से उसकी वो अगली दुनिया का कटोरा जो है उसके हाथ में समझिएगा है। अच्छा ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ब्रिक्स बड़ा अहम है। ब्रिक्स के हवाले से बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि ब्रिक्स अब नेक्स्ट ब्रिक्स ही रह जाता है और ब्रिक्स के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां आई और अब ब्रिक्स में चूंकि हम भी शामिल हैं तो उस हवाले से हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे और उस हवाले से बात करेंगे कि इस खित्ते के लिए ये ब्रिक्स का जो इत्तेहाद था कितना अहम था, मौशी एतबार से, ये करेंसी के हवाले से और आगे के हवाले से जो कुछ यानी मंसूबे थे। मैं आपको एक और अपडेट देता चलूँ। जितनी चर्चाएं चल रही है ना मीडिया में, ये कोई भी लीगल एग्रीमेंट हुआ नहीं है। किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट अंजाम को नहीं पहुंचा है। सिर्फ जो है कोरी जुबानी जमाखत चल रही है, लिप सर्विस है और कुछ भी नहीं है। जो अंजाम है वो पहले से तय है और हम उसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर करेंगे कोई जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।